अंतरिक्ष और समय, वस्तुओं के गतिमान होने के बारे में आज हमारे जो विचार हैं, उनका आविष्कार गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। उससे पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टो का मानना था कि प्राकृतिक रूप से सभी वस्तुएं अपने स्थान पर स्थिर होती हैं। वस्तुएं अपने स्थान से तभी हिलती हैं जब उन पर कोई बाहरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। उनका ये भी मानना था कि हल्की वस्तु के मुकाबले भारी वस्तु जमीन पर अधिक तेजी से गिरेगी। गैलीलियो गैलीली के एक एक्सपेरिमेंट ने अरिस्टो की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। माना जाता है कि गैलीलियो ने पीसा के टावर पर चढ़कर 2 अलग-अलग वजन के बांट ऊपर से फेंके और वो दोनों एक ही समय पर जमीन पर पहुंचे। हालांकि यदि एक पंख और बांट को एक साथ ऊंचाई से फेंका जाए तो बांट जमीन पर पहले गिरेगा और पंख बाद में, लेकिन ऐसा केवल हवा के प्रतिरोध के कारण होगा। ये एक्सपेरिमेंट अगर किसी न्यूट्रल जगह पर किया जाए जहां पर हवा का कोई प्रभाव ना हो तो बेशक पंख और बांट एक साथ जमीन पर गिरेंगे। डेविड स्कॉट नामक एस्ट्रोनॉट जब चांद पर पहुंचे तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि चांद के वातावरण में हवा नहीं है तो वहां की स्थिति एकदम न्यूट्रल थी, और जब बांट और पत्थर एक साथ फेंके गए तो दोनों साथ ही जमीन पर गिरे। इस तरह अरिस्टो की दूसरी थ्योरी पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी थी। गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट की मदद लेकर न्यूटन ने गति का पहला नियम बनाया। अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में न्यूटन ने बताया कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक इसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक किसी बाहरी शक्ति का प्रयोग न किया जाए। किसी बाहरी शक्ति का प्रयोग किए जाने पर क्या होगा, इसका जवाब न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में दिया। न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में बताया कि जब किसी गतिशील वस्तु पर बाहरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है तो उस वस्तु की गति में बाहरी शक्ति के अनुपात के अनुसार बदलाव देखने को मिलेगा। गति के नियमों के अलावा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को समझने के लिए भी एक बहुत उपयोगी नियम बनाया। नियम के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु दूसरी की ओर आकर्षित होती है। गुरुत्वाकर्षण की ये शक्ति वस्तु के घनत्व के अनुपात में होती है। न्यूटन का नियम हमें ये भी बताता है कि 2 वस्तुओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उतनी ही कम होगी। आइजैक न्यूटन के इस नियम की मदद से धरती, चांद और अन्य ग्रहों के रास्तों के बारे में सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। न्यूटन एवं गैलीलियो के मुकाबले अरिस्टो के विचार में सबसे मुख्य अंतर ये था कि अरिस्टो मानते थे कि हर वस्तु की मूल अवस्था स्थिर होती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी शक्ति का प्रयोग न किया जाए। इसी वजह से उनका मानना था कि धरती अपनी जगह पर स्थिर है। वहीं दूसरी ओर न्यूटन के नियम के बाद हमें ये मालूम चला कि जरूरी नहीं कि हर वस्तु अपनी मूल अवस्था में स्थिर हो, वो गतिमान भी हो सकती है। हालांकि अरिस्टो और न्यूटन दोनों का ये मानना था कि समय स्पेस से मुक्त है, यानी उनका विश्वास था कि 2 घटनाओं के बीच समय के अंतराल को किसी के भी द्वारा स्पष्ट रूप से नापा जा सकता है, बशर्ते वो किसी अच्छी घड़ी का इस्तेमाल करे। उस वक्त लगभग सभी लोग अरिस्टो और न्यूटन की इस बात से इत्तेफाक भी रखते थे। हालांकि जल्दी आने वाले समय में होने वाली नई खोजों की वजह से स्पेस और टाइम में जुड़े ख्याल लोगों को बदलने पड़े। डेनमार्क के साइंटिस्ट ओले क्रिस्टेंसन रोमर ने सन 1676 में नई खोज की और दुनिया को बताया कि रोशनी की रफ्तार बहुत अधिक लेकिन निश्चित होती है। रोमर को जुपिटर और उसके उपग्रहों का अध्ययन करते हुए ये नई जानकारी हासिल हुई। रोमर की ये खोज अपने आप में बेहद उल्लेखनीय थी और आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। रोशनी की रफ्तार से जुड़ी कोई स्पष्ट थ्योरी प्रकाशित होने में बहुत अधिक समय लग गया। सन 1865 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने उस समय मौजूद आधी अधूरी थ्योरियों को मिलाकर एक स्पष्ट थ्योरी का निर्माण किया। मैक्सवेल की थ्योरी ने अनुमान लगाया कि लाइट वेव और रेडियो वेव एक रफ्तार पर चलनी चाहिए। वहीं न्यूटन के नियमों के हिसाब से संपूर्ण स्थिरता की स्थिति को खारिज किया जा चुका था। अब वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती उत्पन्न हुई कि अगर रोशनी एक तेज रफ्तार पर चलती है तो उस रफ्तार को किस चीज के अनुपात में नापा जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए सुझाव दिया गया कि अंतरिक्ष में एथर नाम का पदार्थ हर जगह मौजूद है। जिस तरीके से ध्वनि की तरंगे हवा के जरिए यात्रा करती हैं,
उसी प्रकार प्रकाश की तरंगे एथर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती हैं। इसीलिए रोशनी की रफ्तार एथर के अनुपात में नापी जानी चाहिए। सन 1887 में अल्बर्ट मिकेल्सन और एडवर्ड मॉल्डे ने अमेरिका के क्लीवलैंड में स्थित के स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस में बेहद सावधानी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने धरती के घूमने की दिशा में रोशनी की रफ्तार की तुलना धरती के घूमने के समकोण के साथ ही आश्चर्यजनक रूप से दोनों के नतीजे बराबर निकले। आगे चलकर अल्बर्ट मिकेल्सन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी बनने का गौरव हासिल हुआ। सन 1887 से लेकर 1905 के दौरान अल्बर्ट मिकेल्सन और एडवर्ड मोरेल के एक्सपेरिमेंट के नतीजों को समझाने के लिए कई प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों में डच साइंटिस्ट हेनरिक लॉरेंस कपरिया सर्वाधिक उल्लेखनीय माना गया। लेकिन सन 1905 में स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में काम करने वाले एक अनजान क्लर्क का एक पेपर प्रकाशित हुआ, जो कि बेहद लोकप्रिय हो गया। स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करने वाले इस अनजान कर्मचारी का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रकाशित हुए पेपर में बताया कि अगर हम शुद्ध समय के विचार को त्यागने को तैयार हैं, तो एथर का विचार पूरी तरीके से बेकार साबित हो सकता है। इसके कुछ ही हफ्तों के बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी पॉइंटियर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते जुलते विचार प्रस्तुत किए। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के विचार फिजिक्स के अधिक करीब थे, वहीं हेनरी पॉइंटियर ने अपने विचार गणित के नजरिए से रखे थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मूल सिद्धांत ये है कि अंतरिक्ष में घूम रहे सभी स्वतंत्र प्रेक्षकों के लिए विज्ञान के नियम समान बने रहने चाहिए। इस विचार में जब मैक्सवेल की थ्योरी को भी जोड़ा गया, तो एक बहुत ही आसान लेकिन प्रभावशाली नियम का जन्म हुआ। नियम के अनुसार सभी प्रेक्षकों को रोशनी की एक जैसी रफ्तार की नापनी होगी, चाहे वो खुद कितनी गति से क्यों न चल रहे हों। आइंस्टाइन की मशहूर और ऐतिहासिक E=mc² थ्योरी भी इसी विचार का परिणाम मानी जाती है। इसी थ्योरी की मदद से एक और नियम स्थापित हुआ, जिसके अनुसार किसी भी चीज की गति रोशनी की गति से अधिक नहीं हो सकती थी। रोशनी की रफ्तार पर केवल रोशनी और वो किरणें चल सकती हैं जिनमें कोई आंतरिक द्रव्यमान नहीं होता है। रिलेटिविटी ने स्पेस और टाइम से जुड़े हमारे नजरिए को बदलने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यूटन को थ्योरी में अगर रोशनी की एक किरण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर छोड़ा जाए, तो किरण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने में लगे समय पर अलग अलग प्रेक्षकों की सहमति हो सकती है। लेकिन किरण द्वारा तय की गई यात्रा की लंबाई पर अलग अलग प्रेक्षकों की राय एक सी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस की कोई सीमा नहीं है। आज के समय में वैज्ञानिक दूरी के नापने के लिए समय का इस्तेमाल करते हैं, न कि लंबाई का, क्योंकि अंतरिक्ष में समय को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है और लंबाई को नहीं। दूरी को मापने के लिए एक एक नई यूनिट का इस्तेमाल करना शुरू किया गया है, जिसे लाइट सेकंड कहा जाता है। आसान भाषा में समझाया जाए तो एक लाइट सेकंड रोशनी द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से हम अब अंतरिक्ष की दूरियों को वक्त और रोशनी की रफ्तार के अनुसार मापते हैं। इस तरीके से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने साबित किया कि हमें अंतरिक्ष में एथर नामक पदार्थ के अस्तित्व के विचार को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। इस बात को मॉर्ली और मिकेल्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए भी साबित करने की कोशिश की थी। वहीं एथर के अस्तित्व को अब तक साबित नहीं किया जा सका था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अंतरिक्ष से जुड़े हमारे मूलभूत विचारों को बदलने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि समय अंतरिक्ष से अलग या आजाद नहीं है, बल्कि समय और अंतरिक्ष मिलकर अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम नामक विचार का निर्माण करते हैं।